हेलो गाइस, मैं प्रभात रंजन आप लोग का यूनी एग्जाम्स पीसीएस में स्वागत करते हैं। आज पहले ही बोल दिया कि मैं प्रभात रंजन हूँ। क्लास जो चल रही है धमाका बैच यूपी पीसीएस की बैच चल रही है और उसमें मैंने शुरुआत किया था मध्यकालीन भारत के इतिहास। उसमें 4-5 क्लास हो चुकी है। खासकर इस काल में खासकर मध्यकालीन भारत के इतिहास जो पढ़ाए हैं हम लोग मुस्लिम आक्रमण से शुरू किए थे और दिल्ली सल्तनत में जितने वंश होते हैं 5 वंश, कौन कौन वंश? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश हमने सब पढ़ा चुके हैं। अब बारी है प्रशासन की। दिल्ली सल्तनत की प्रशासन कैसी थी और कौन कौन से अधिकारी थे जिनके माध्यम से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, यानी सत्ता पे शासन करने का जो तरीका था वो क्या था, ये आज बताया जाएगा। प्लस साथ में भू राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में बताया जाएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप लोग के लिए, आज उत्तर प्रदेश में बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके पहले कैबिनेट की बैठक थी और मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ तत्वों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से आपको यूपी पीसीएस में ऑप्शनल को हटा दिया गया है और एक कैबिनेट ने मुहर लगा दी है इस पर। अब क्या होगा, इसकी जगह क्या ऐड होगा, अब आयोग पे डिपेंड करता है कि वह नया सिलेबस क्या मेंशन करता है। अब यानी वैकेंसी 2 से 4 दिन में वैकेंसी आ जाएगी। डेट तो पहले से कंफर्म है ही 14 मई का, और इसलिए तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आते ही 1 मंथ के अंदर फॉर्म फिलअप हो जाएगा और 14 मई को पेपर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बातें तो होती रहेंगी। एक जानकारी महत्वपूर्ण थी, बताना जरूरी था आप लोग के लिए। बजट तो हो ही चुका प्रस्तुत, बजट को जरूर पढ़ लीजिएगा और बजट लेके भी आएंगे हम, अलग से क्लास ही दे देंगे बजट का आप लोगों को और आर्थिक सर्वेक्षण का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रशासन। किसकी? दिल्ली सल्तनत की प्रशासन पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की विकास की बात की गई है। अब आइए, प्रशासन की व्यवस्था तो आज भी है कि नहीं है भाई? प्रशासनिक व्यवस्था तो आज भी है और उसी प्रशासनिक व्यवस्था के अंग बनने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और यह बैच चल रहा है यूपीपीएससी 2023। यानी जितने सीट आएंगे प्रशासनिक अधिकारी के, वो प्रशासन के अंग तो बनेंगे। उसी अंग की बात मैं आज करूंगा कि कौन से अंग क्या थे। अब है इसमें भी कंडीशन है कि इसमें मंत्रिपरिषद पहले ऊपर होता है, मंत्रिपरिषद। देख लेते हैं, पहले क्लियर करते हैं इसको हम चीजों को। सल्तनत प्रशासन के प्रमुख विभाग, इसमें वो उसी विभाग को पढ़ाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायग्राम के माध्यम से, थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाए। हाँ, यहाँ पे क्या स्पेस देखिए। प्रशासन जो था, केंद्र में क्या होता था? राजा होता था। केंद्र में कौन? राजा। और राजा की देखभाल के लिए 4 मंत्री परिषद होते थे। एक मंत्री परिषद में 4 इंपॉर्टेंट मंत्री होते थे। पहले था दीवान ए बिजारत विभाग, दीवान ए बिजारत पहला विभाग था इनका। इसका हेड कौन होता था? वजीर। आज की डेट में कहे तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं इसको। और इसमें और क्या काम होता था इस वजीर में? इस वजीर की कहानी ये था कि तुगलक काल में ये वजीर जो थे अपने किस काल पे थे? चरमोत्कर्ष काल पे थे, सॉरी, यानी अपने उत्थान के काल पे थे। बलबन अलाउद्दीन खिलजी के काल में और लोधी वंश में ये जो वजीर थे ये क्या होते? महत्वहीन हो चुके थे। प्रश्न पूछा गया कि किस काल में वजीर जो पद था वो अपने उत्थान के काल में था, वह तुगलक का था। चलिए, दूसरा जो विभाग जो था, केंद्र का दूसरा विभाग जो था वो था कौन सा? दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, इसको बोलते थे शाही सचिवालय। क्या? शाही सचिवालय। आज के डेट में जाएंगे अधिकारी बन के, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सबका एक क्या होता है? सचिवालय होता है। हर जिले में एक सचिवालय होता है जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं। और सचिवालय कहाँ भी होता है?
केंद्र में जब आएंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए सचिवालय बना होता है। तो इस सचिवालय का जो हेड था, ठीक है, दीवान खास जो था इसका प्रमुख था। कौन? दीवान खास, खास खास लोगों को इसका प्रमुख बनाया था दीवान खास, ठीक है। और दबीर सचिव, इसके अंदर में दबीर कहें या सचिव कहें, ये भी काम करते थे, आज भी काम करता है। सेक्रेटरी लेवल के लोग जब आप IAS अधिकारी बनेंगे तो आप सेक्रेटरी बनेंगे तो दीवान खास जो होंगे उसके सेक्रेटरी बन के जाएंगे आप उसको। तीसरा जो विभाग मिलेगा वो तीसरा विभाग था दीवान अर्ज, यानी दीवान अर्ज। मैं केंद्रीय प्रशासन की बात मैं कर रहा हूं अभी। दीवान अर्ज जो विभाग था उसकी स्थापना किसने किया था मैं बताऊंगा अभी। जान लीजिए, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था और यह सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। आज भी सैनिक विभाग है, अलग से राजनाथ सिंह इसके रक्षा मंत्री बने हैं, राजनाथ सिंह हेड है, और राष्ट्रपति ओवरऑल तीनों जो सेनाएं होते हैं उसके प्रमुख होते हैं। तो वही दीवान अर्ज विभाग सैन्य विभाग था। इसमें जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष इसके माने थे अध्यक्ष आरिज ए ममालिक। चौथा जो विभाग था इन लोगों का, वो कौन सा विभाग था? एक और विभाग होगा, दीवान रिसालत विभाग होगा। दीवान रिसालत विभाग होगा। इसको बोलते हैं हम लोग विदेश विभाग, आज भी है विदेश विभाग। फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है हमारे यहाँ, विदेश विभाग है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी केंद्र के राजा के अधीन 4 मंत्रालय काम करते थे। केंद्र का बंटवारा जो हुआ प्रांतों में हुआ। अब चलती है प्रांतों, प्रशासन की बात मैं कर रहा हूं। केंद्र का जो बंटवारा हुआ वो प्रांतों में हुआ, प्रांत। और प्रांत को क्या कहा गया? प्रांतीय, इसके भी प्रशासन होते थे। यानी आज के डेट में बात करें तो स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट राज्य की मैं बात कर रहा हूं, इसके भी शासन होते थे। और इसको इक्ता कहा गया, और इसका जो हेड होता था इक्तेदार होते थे, या कहीं कहीं मिलेंगे क्या मुक्तई और बली या मुक्तई। इसका जो हेड होता था बली या मुक्तई हेड होता था, बली या मुक्तई हेड होता था। इसके अलावा इसमें प्रांत प्रशासन में क्या था कि ख्वाजा नामक अधिकारी होता था, मुतसरिफ होता था जो टैक्सेशन के लिए था, कहीं कारकुन मिलता है, कहीं कनकुन मिलता है, कानकुन जो अधिकारी होता था। इतने अधिकारी इसके काम करते थे प्रांतीय प्रशासन में। मगर हेड जो होंगे बली, मुक्ति या इक्तेदार कहते थे, और इसको एकता कहते थे। अब इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे प्रांतों के बाद जब बात करेंगे, प्रांत यानी जिला आएगा। अब स्टेट में क्या होता है? स्टेट के बाद क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, यानी हम लोग जिला या सीख की बात करेंगे। जिला या सीख कहते थे, सीख। और सीख का अर्थ होता था एक हिस्सा। क्या? एक हिस्सा। और सिख के हेड को क्या बोलते थे? सिकदार। क्या बोलेंगे? सिकदार बोलेंगे हम लोग, सिकदार बोलते थे। सिख के जो प्रमुख होते थे वो सिकदार कहलाते थे, ठीक है। और इस सिख का निर्माण किसने किया था? भाई जिला का निर्माण किसने किया था? तो जिला का जो निर्माण किया था बलबन किया था, बलबन। इस सिख का निर्माण बलबन 1279 ईस्वी में 1279 ईस्वी में किया था। और प्रांतों की चर्चा जो करता है बर्नी करता है, और बर्नी ये कहता है कि एमबीटिक्स में 23 प्रांत थे बर्नी के अनुसार। मैंने पढ़ाया भी, बताया भी आपको। इस जिला के बाद, सिख के बाद जो आएगा जो परगना होता था, क्या होता था? परगना, यानी कई गांवों को मिला के परगना होता था,
कहीं कहीं शादी बोलते थे, यानी 100 गांव की संख्या बोलते थे, 100 गांव की समूह बोलते थे, 100 गांव का समूह बोलते थे हम लोग। इसका हेड कौन होगा भाई? परगना का। तो इसका अधिकारी जो होता था आमिल नामक अधिकारी, इस पर नियुक्त होती थी, आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति थी। सॉरी, परगना क्या हो गया? तो परगना हो गया तहसील, तहसील हो गया, सब डिवीजन बोलते हैं जिसको। अब परगने के बाद की स्थिति यह थी गांव, गांव, और गांव का जो हेड होता था खुद मुकद्दम चौधरी, खुद मुकद्दम और चौधरी जी। और इनका क्या काम होता था? ये गांव में शांति व्यवस्था बना के रखना इनका कर्तव्य होता था, प्लस राजस्व वसूली करना इनका कर्तव्य होता था। बिहार पीसीएस जो हुआ है 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी को है, उसमें पूछा है कि खुद मुकद्दम चौधरी क्या थे, गांव के सरपंच थे या राजस्व अधिकारी? और आयोग ने इसका आंसर दिया है राजस्व अधिकारी। ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता था कि किस्मत एक होती, हक एक खेती, हक एक खेती या किस्मत एक खेती, दो प्रकार के टैक्स इनको मिल जाता था। एक काम था कि राजस्व अधिकारी के रूप में काम करते थे, तो ये टैक्स वसूल के सीधे केंद्र में देते थे, प्लस इनके पास कुछ होना चाहिए ना, सरकार कैसे देगी टैक्स इनको, मतलब पेमेंट कैसे करेगी? कहा कि आप जो बचेगा किस्मत यानी हुक एक हक, आपके हक एक खेती के लिए जो बातें होंगी वो इसमें रहेंगे। आपके हक एक खेती यानी लगान वसूली के लिए एक प्रकार से जो दिया जाएगा पेमेंट, वो हक एक खेती होगा। और किस्मत, यदि उपकर लगा देते हैं आप गांव पे किसानों पे, तो आपकी किस्मत की बात है, इसलिए किस्मत एक खेती कर दिया। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न ये। चलिए इसके बाद अब देखते हैं अधिकारी के बारे में, अब जिक्र कर लेते हैं कि और कौन कौन अधिकारी थे इसमें। अब प्रमुख विभाग कौन कौन थे इसमें देखिए। अब दीवाने बिजारत विभाग, अभी चर्चा की ना, वित्त विभाग, बिजारत विभाग थे, यानी वजीर इसका हेड होगा। दीवाने रियासत विभाग, नियंत्रण विभाग, दीवाने रियासत। ठीक है। दीवाने मुस्तखराज, ये कृषि को के बकाया से वसूली संबंधित विभाग था। किसे? कृषक जो बकाया रख लेते थे वो राजस्व, उसकी वसूलने का विभाग था। और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपने शासनकाल में। कुछ शासक ऐसे हुए जो अपने शासनकाल में कुछ नए विभाग बना दिए थे, जो पहले से चले आए तो ठीक है, मगर कुछ नए विभाग बना दिए। जैसे होता है ना कि भाई विनिवेश विभाग पहले था, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल था तो विनिवेश विभाग था, मोदी जी आए तब शायद समाप्त कर दिए हैं। तो कुछ ऐसे विभाग जो मर्ज कर दिए जाते हैं आपस में। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय अलग से बन गया ना विभाग, पर कृषि मंत्रालय ही था। तो उसी तरह नए नए विभाग बनते रहते थे समय अनुसार, राजा के अनुसार। दीवाने अमीर कोही, ये भी कृषि संबंधी था, यानी कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग बनाया गया, दीवाने अमीर कोही। और ये बनाए थे एमबीटी, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने इंसा, जो ये बात की है, शाही सचिवालय, सचिवालय क्या काम है? पत्राचार विभाग। ऊपर से आएगा, केंद्र से आएगा, लेटर आएगा उनके सचिवालय में, वो देखेंगे, फिर वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजेंगे, यानी शाही सचिवालय विभाग था ये पत्राचार विभाग। दीवाने इंसा, दबीर या सचिव मिलते हैं यहाँ पे, दीवाने खास इसके अधिकारी मेन होते थे। दीवाने रिसालत, जो बताया ना अभी, विदेश विभाग, जो केंद्र का विभाग था, विदेश विभाग। ये 4 महत्वपूर्ण विभाग थे, उसके अलावा इतने विभाग थे। बरीद, गुप्तचर विभाग, इसको कहा जाता दीवाने बरीद या बरीद मुमालिक, बरीद ए मुमालिक या दीवाने बरीद। और इस गुप्तचर विभाग था, और इसी के अंदर मुनिहान भी एक था, मुनिहन, कहीं मुनिहन भी कहा गया, कहीं मुनिहान कहा जाएगा। ये भी एक गुप्तचर काम करता था, और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। दीवाने बंदगान विभाग, यानी बंदगान बंद कर दिया गया, किसको बंद? दासों को बंद कर दिया गया, दास विभाग था ये। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, FST, फिरोज शाह तुगलक। वजीर प्रधानमंत्री, अभी जिक्र किए हैं हम लोग, दीवाने बिजारत की हेड जो थे वजीर प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख,
आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब मोदी जी हमारे मान चलिए। दीवाने खैरात विभाग, ये दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, एफएसटी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने खैरात विभाग जो इंपॉर्टेंट विभाग है मैं वही बता रहा हूं आपको। दीवाने इतिहास विभाग पेंशन विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। बरिद ममालिक अभी जिक्र किए ऊपर, गुप्तचर विभाग प्रमुख अधिकारी होता था। और दीवाने अर्ध सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने किए थे। अब प्रमुख अधिकारी की बात किए, प्रमुख विभाग था, प्रमुख अधिकारी कौन कौन इसमें रहे हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा हमने एक बताया दीवाने अर्ध, तो सेना भी होगा। तो सेना के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सेना के बारे में कंडीशन यह था कि पहली बार सेना को शाही सेना के लिए गठन कौन किया था? इल्तुतमिश किया था शाही सेना का। और शाही सेना में केंद्रीय सेना का गठन जो था, केंद्रीय सेना का गठन किया था हस्म ए क्लब के नाम से। वो थे कौन? इल्तुतमिश। ये केंद्रीय सेना था। ये प्रांत की जब बात करता था तो हस्म अतरफ की बात करता था। प्रांतीय सेना की बात किया तो हस्म अतरफ की बात किया था उसने, हस्म अतरफ। उसके बाद इस सेना में क्या हुआ कि बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग स्थापित कर दी और स्थायी सेना रखने लगा था, दीवाने अर्ज विभाग। फिर इसमें क्या हुआ, थोड़ा चेंजेज आया और इनको मिला नगद वेतन सेनाओं को। और ये दिए कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना शुरू किया। और सेना में ही दाग प्रथा जो चला था, हुलिया और दाग, हुलिया रखना और दाग प्रथा जो था सेना में स्थापित हो गया था। नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। मगर एफएसटी के समय सेना की स्थिति ये हो जाएगी कि ये क्या किया कि सेनाओं को भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। कहा कि हम पेमेंट तो नहीं करेंगे, आप ये भूमि लीजिए, उस पर अनुदान के रूप में लीजिए और वहां से जो भी टैक्स आएगा वो आपके रख लीजिएगा, उसी के माध्यम से अपना पूरी प्रक्रिया पूरा कीजिएगा। ये सेना में तीन टाइप सेना थे। सेना के तीन टाइप अभी भी होते हैं। एक तो हस्ती सेना था यानी हाथी सेना, एक घुड़सवार सेना होगा और एक पैदल सेना होगा। आज की डेट में सेना का प्रक्रिया बदल गया है। नेवी है, एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है। ये सेना की बात की गई है, ठीक है। और सेना का जो गठन किया गया था, सेना गठन मंगोल की एक पद्धति थी दशमलव पद्धति, उस पे ये गठन किया गया था। मंगोल की थी दशमलव पद्धति, उस पे इसका गठन हुआ था। किसका? सेना का गठन हुआ था। किसका? सेना गठन मंगोल की दशमलव पद्धति पे हुआ था। चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद इसमें होता था किला। अब किला का भी गठन हुआ तो उसका हेड कोतवाल बनाया गया, कोतवाल को बनाया गया, ठीक है। और नगद वेतन पता ही चुके। हाँ, अब आइए विभागों पे आइए। रसालत ए ममालिक जो अधिकारी की बात मैं कर रहा हूं, जो बनने जा रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। रसालत ए ममालिक नहीं, विनिवेश विभाग का प्रधान होता था। विदेश विभाग, रसालत ए ममालिक विदेश विभाग का प्रधान होता था। रसालत ए ममालिक यानी दीवान रिसालत जो था विभाग, उसी का प्रमुख कौन होगा? तो रिसालत ए ममालिक। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण वाला विभाग था, दीवान रियासत। और इसी पे याकूब को बैठाया गया था, याकूब को, मलिक याकूब बैठाया गया था। और सहना ए मंडी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण था, सहना ए मंडी में काबुल को बैठाया गया था, मलिक काबुल जो अधिकारी थे। ये सब बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो स्थापित किए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। मुहसिब, बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि मुहसिब कैसा था अधिकारी? लोगों के आचरण पर नजर रखने वाला, उनके नैतिक बातों की बात करने वाला, इथिकली मोड की बात करने वाला, उस पर नजर रखने वाला यह अधिकारी था। वकील दर एक अधिकारी था, वकील दर। शाही महल जहां राजा रहते थे, और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधक कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे कपड़े चाहिए, उनके घर में जो महिलाएं थी उनके बारे में, उनके बच्चे थे, सब के लिए व्यवस्था करना वकील दर का काम था। आर्य ममालिक, दीवाने अर्ज का हेड जो था आर्य ममालिक, सैन्य विभाग का प्रधान था। ये बरिद ममालिक आ ही गया। बरिद ममालिक गुप्त विभाग का प्रधान था।
सद्र सुद, सद्र सुदूर, सद्र सुदूर ये धार्मिक विभाग का प्रधान था, धार्मिक विभाग का प्रधान था। और अमीर आखुर, अमीर आखुर असोसाला प्रधान था। कौन? अमीर आखुर। यही था ना मुद्दा रजा सुल्तान को विद्रोह करने में, इसी का काम था ना अमीर आखुर का। सरे जनादार, सरे जनादार सुल्तानों की अंगरक्षकों का प्रमुख था। सरे जनादार यानी ये प्रमुख अधिकारी हुए। अब आइए न्याय व्यवस्था की बात में कर लो। किसकी न्याय व्यवस्था? दिल्ली काल के सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था की मैं बात कर लूं। इस पे नियुक्ति होती थी काजी की, ऊपर काजी की नियुक्ति होती थी। और इसमें एक जवाबित कानून होता था, जो राज का कानून, उसी आधार पे पूरा न्याय किया जाता था। राज का कानून था, कल मैंने क्लास में बताया था, एक को क्या पढ़ाया था, कुछ शब्दावली, उसमें बताया था कि जवाबित एक कानून होता था, राज का कानून। इसी के आधार पे पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई थी। इसके बाद इसमें एक और था, मुस्लिम स्रोतों के आधार पे जो न्याय होते थे, यानी मुस्लिम के कानून के स्रोत थे, वो कुरान था, हदीस को माना गया है। कुरान, हदीस, इजमा और कयास, इजमा और कयास, कयास लगाना, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास, इतने आधार पे, मुस्लिम स्रोतों के आधार पे, मुस्लिम कानून के स्रोत ये थे। ये जवाबित राज का कानून था और काजी इसका हेड था। कहाँ? दिल्ली काल में, मतलब कब? केंद्र स्तर पे। दीवार जब आएंगे प्रांत, प्रांत का काजी होगा, उससे परगना, परगना काजी होगा। ये सब थे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगला जो है अमीर हाजिब, ये भी अधिकारी था। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों का लागू करने वाला अमीर हाजिब था। इसमें वही अधिकारी प्रमुख विभाग लाए गए हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इसी आधार पे मैं पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। मैं अमीर हाजिब हो गया दरबारी शिष्टाचार नियमों को पालन करने वाला। काजी उल कजात यही हो गया। सबसे प्रमुख जो न्याय का हेड होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री, मतलब आज के डेट में हमारे राष्ट्रपति, यानी राजा, यानी सुल्तान। मगर उसके नीचे भी नियुक्ति होती थी, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। उस तरह काजी उल कजात की नियुक्ति होती थी। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मुशरिफ ममालिक, ये महालेखाकार, महालेखाकार होता है ना, कैग की बहाली होती है ना, कैग का, कैग की बहाली, कैग है। तो मुशरिफ ममालिक महालेखाकार हो गए। पूरा आकलन करेंगे, भाई आप कितना टैक्स चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देखे भाल करेगा ये। और मजूमदार, मजूमदार ने उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला मजूमदार बनाया गया था। खजीन, खजीन को बोलते हैं कोषाध्यक्ष। खजीन हो गया कोषाध्यक्ष। इसका आइए, अब है, ये हुआ पूरा अधिकारी वर्ग, ये पूरा प्रशासनिक व्यवस्था। अब है कौन कौन सी कर थी, उस व्यवस्था की बात मैं करता हूं। फिर पढ़ाऊंगा भू राजस्व व्यवस्था की बात मैं करूंगा। राजस्व यानी कर व्यवस्था कौन कौन था। हमने जब पढ़ा रहे थे एमबीटी और एफएसटी, तो उसी समय हमने कुछ करों की बात की थी, वही कर की मैं बात कर रहा हूं। उस्र, उस्र जो कर था, भूमि कर था। पूछा जाता है उस्र कैसा कर था? भूमि कर था, यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, उस्र कर था। किससे? मुसलमानों से लिया जाने वाला उस्र था, भूमि कर था। ये 10% लिया जाता था, 10%। किसके? पूरे लगान का 10%, यानी जितना उपज होगा उसका 10%। ये भूमि कर था। खराज, ये भी भूमि कर था, खराज भी भूमि कर था। खराज ये गैर मुसलमानों पे लगने वाला भूमि कर था। किस पे? गैर मुसलमानों पे लगने वाला भूमि कर था। ये निश्चित करेंगे उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से सुल्तान। कभी कभी ये 1/3, कभी कभी 1/6 और 50% तो वसूल कर लिए अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी ने मिलकर 50% वसूल किया था। जकात, जकात जो था धार्मिक कर था, मुसलमानों पे लगाने वाला, धनवान मुसलमान पे खासकर धार्मिक कर था। और ये वसूला जाता था 2.5%। कितना? 2.5% वसूली की जाती थी। जजिया एक धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों पे लगने वाला धार्मिक कर था। खासकर ये ब्राह्मणों से लिया गया,
FST के समय पूछा गया प्रश्न है कि जजिया कर ब्राह्मणों से किस काल में लिया गया? FST काल में लिया गया था। और ये कभी कभी दिखाई देता है 50% तक की बात की जाती है इसमें। खोम्स जो था, जो सैनिक जब जाते थे किसी आक्रमण पे, जो लूटपाट करते थे और जब वो लेके आते थे तो लूटे हुए धन का 4/5 भाग सुल्तान का, ये 2 भाग बटा था। 1/5 भाग खुद रख लेता था, कौन? सैनिक। और 4/5 भाग किसको देता था? ये सुल्तान को देता था। मगर 2 ऐसे शासक हुए जिन्होंने इसको पलट दिया, अलाउद्दीन खिलजी और MBT, दोनों ने पलटा इसको। कहा ऐसा नहीं होगा, अब 4/5 भाग जो है सैनिकों को दिया जाएगा और 1/5 भाग जो है सुल्तान के पास जाएगा, नहीं सरकारी खजाने में जाएगा। ये था इसका कहानी। चलिए अब आगे। सल्तनत काल में भूराज व्यवस्था देखिए, ठीक है। थोड़ा जल ग्रहण कर लें। थोड़ी आजकल जानते ही हैं कि तबीयत नासाज हो जाती है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। बीच में 1-2 दिन तबीयत नासाज हो गई थी तो क्लास भी रेगुलर नहीं हो पाया था। अब मौसम चेंज तो हो ही रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब आइए सल्तनत काल में भूराज व्यवस्था। जब तुर्क लोग, यानी मैक्सिमम लोग तुर्क थे, एक मत अफगानी था, लोधी वंश वाले। जो तुर्की शासन आए, तुर्क वाले जो शासन करने आए, तो भारत में सामंतवादी प्रथा था, आए ना यहाँ पे, तो सामंतवादी प्रथा था। और शासन किसका था? राणा, रावत और राय, ये आनुवंशिक अधिकारी थे, इन्हीं का शासन था और इन्हीं के माध्यम से पूरी क्या थी? भूराज व्यवस्था निर्धारित होती थी। उनके मरने के बाद उनका बेटा, उनके मरने के बाद उनका बेटा। जब ये आए लोग तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले भूराज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उसको करने के लिए क्या किया? तो इक्ता व्यवस्था लाया। और इक्ता व्यवस्था लाने वाले जो लोग हुए वो थे इल्तुतमिश। भाई क्या होता है इक्ता व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था क्या होता है? तो इक्ता जो एक खंड था, जो प्रांत की बात मैं किया था वही इक्ता की बात किया हूं, वही इक्ता एक खंड के रूप में बांट दिया गया और इसके हेड बना दिया गया इक्तेदार को। और इनको कहा गया, कभी कभी मुक्ति या बलि की नियुक्ति भी हो जाती थी। बलबन ने तो हद पार कर दिया। मुक्ति बलि पे नियंत्रण के लिए क्या किया? किसको नियुक्त किया था? ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त कर दिया। और कभी कभी आगे अलाउद्दीन खिलजी और MBT ने भी नियंत्रण के लिए बली उल बलात की नियुक्ति कर दी थी। ऐसे करके नियंत्रण भी होता था। तो इक्ता बनाया गया एक खंड के रूप में, यानी प्रांत को इक्ता बनाया गया और कहा गया कि भाई आप इक़्तिदार लीजिए, पर यहां क्या करना है? आपको शासन करना है। शासन किस व्यू से करना है? आपको कंट्रोल मेरा रहेगा, यहां से टैक्स वसूल आप करेंगे, शांति व्यवस्था आप बना के रखेंगे, सेना भी रखेंगे, उस सबके खर्चे वहन करेंगे और खर्चा लगान जो वसूल करेंगे, इस लगान वसूल के माध्यम से इन सब के खर्चों का पूरा करेंगे। और उसके बाद जो बचेगा रकम, यानी फवाजिल रकम, एक शब्द मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में, फवाजिल यानी अतिरिक्त राशि। इनके खर्चे काटने के बाद जो फवाजिल रकम बचेगा वो दे देना है केंद्र को, यानी सुल्तान को दे देना है, यानी केंद्रीय खजाने में जमा कर देना है। ये फवाजिल रकम का ठीक है, ये भी ठीक है। कहीं कहीं तो ये मिलता है कि यह आनुवंशिक था, मगर नहीं, ये स्थानांतरणीय था। इसका स्थानांतरण होता था, ये नहीं कि कोई इक़्तिदार व्यवस्था स्थापित कर दिया गया तो वो आनुवंशिक होंगे, नहीं, स्थानांतरण होना था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका प्रयोग किया इसका, और स्थानांतरण हुआ, लगातार हुआ स्थानांतरण। तभी तो ये कुछ क्या करेंगे? इनोवेशन करेंगे, नए नए चीज़ों को लाएंगे। जैसे क्या है कि सरकारें क्या करती है कि कृषि क्षेत्र में कुछ नए नए चीज़ों को लाती है, तो इसीलिए क्या करती है कि अधिकारियों को चेंज करती रहती है, ताकि जाएंगे अधिकारी वहाँ देखेंगे क्या कमी है, क्या वैसी है, फिर उसके हिसाब से अपने कामों को डेवलप करेंगे। तो वही काम यहाँ पे किया गया, स्थानांतरण ट्रांसफरेबल बना दिया गया, बट ट्रांसफर होता रहेगा, आप घबराइए मत, मगर उसी बीच में आपको अच्छा काम करके दिखाना है, तभी लंबे समय तक पोस्टिंग मिलेगी आपको। ये एकता की बात की गई।
और इक्ता के आय कनेक्शन भी किया गया था। इक्ता का जो आय था इक्तादार का, उसके आय कनेक्शन के लिए आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, आमिल नामक अधिकारी की। चलिए अब आइए देखते हैं। इक्तेदार यानी इक्ता का जो हेड था इक्तेदार, सैन्य सरदार होता था। 5 साल या 10 साल, देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप हो गया, 5 साल या 10 साल के लिए आएंगे, सेना रखेंगे, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, पैसा जो आएगा वो उसके हिसाब से अपने खर्चा करेंगे और फवाजी रकम भेज देंगे, और आपका पोस्ट जो होगा ट्रांसफरेबल होगा, यानी ट्रांसफर होता रहेगा लगातार। अब इसमें है कि भू राजस्व की अब कैसे लगान निश्चित कैसे किया जाएगा, यानी भू राजस्व का निर्धारण कैसे होगा। तो सबसे पहले जो भी शासक आए शुरू में उन्होंने प्रणाली जो अपनाई भू राजस्व की वसूली की प्रणाली, वो पुरानी बटाई प्रणाली को ही अपनाया और उसी को जारी रखा इसने। ठीक है, ये बटाई प्रणाली में 3 प्रकार की प्रणाली होती थी। एक खेत बटाई, यानी खेत में फसल रहेगा उसी में बांट लिया जाएगा, घाटा नाफा हम लोग समझेंगे। लंग बटाई, खेत में बोने के बाद, यानी फसल जब उगाई हो जाएगा, फसल अपने कदम पे आ जाएंगे, अच्छे फसल हो जाएंगे, उसमें बांट देंगे। और रास बटाई उसमें किया जाएगा जब फसल काट के खलिहान में आ जाएगा और भूसी निकाल दिया जाएगा, तब वो होगा रास बटाई। यानी खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई की बात मैंने किया। ठीक है, ये काटने के बाद होता है, काटने के बाद, और ये खेत में जब होता है फसल तब, और रास बटाई पैदावार होने के बाद जब भूसी निकाल देंगे तब उसकी बटाई होगी। ये प्रणाली चलती रही भूरस प्रणाली। मगर ये अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो कहा नहीं, ये तरीका गलत है। जो प्रणाली चल रही है उसमें घाटा किसको होता है? केंद्र को होता है, और जो अधिकारी होते हैं उनको मुनाफा हो जाता है। प्लस उन्होंने ये भी कहा जो किसान होते हैं उनको भी घाटा होता है। पता खेत में बांट लिए और आपने टैक्स निश्चित कर दिया 50%, तो बच्चा कहां से देगा? तो इसके लिए इसने कहा कि नहीं, अब मैं जो निर्धारण करूंगा वो तरीका अलग होगा। इसलिए उसने क्या किया कि पूरे भूमि की नाप कराई। सबसे पहले उसने क्या किया? भूमि की नाप कराई इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके आधार पर राजस्व का निर्धारण किया उसने। इसलिए नाप जोक के आधार पर राजस्व वसूली काम करने वाला कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। तो नापने जोखने का जो तरीका था वो मसाहत पद्धति थी। और बफा बिस्वा इकाई क्या था इसका? बफा बिस्वा इकाई थी। इसके आधार पे लगान निर्धारण कर दिया था। और इसके लिए इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया लगान की वसूली के लिए, जो बकाया लगान था, दीवान मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना कर डाली इसने। ठीक है, और एक काम और किया, कहा कि जितने जो अमीर हैं उनके जो धार्मिक अनुदान के माध्यम से, अमीर को नहीं, धार्मिक अनुदान नहीं, अमीर को जो भूमि अनुदान दिया गया था पहले उनको छीना। कहा कि बहुत ऐसा कर लिए तुम लोग। धार्मिक अनुदान जितने इनाम वक्फ बटे थे उसको छीना। कहा कि सबको मैं चेंज करता हूं, खालिसा भूमि में चेंज करता हूं, खालिसा भूमि में वक्फ। और इक्ता जो बटा था इसके समय, इल्तुतमिश के समय, इसको भी समाप्त किया। कहा कि सब भूमि को मैं अब खालिसा में, यानी केंद्र के अधीन कर दिया। और खालिसा भूमि को और भी एक नाम जानते हैं, महरूसा नाम से भी जानते हैं हम लोग, महरूसा नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। सबको चेंज किया, सबको केंद्र के अधीन लाया और कहा केंद्र अधिकारी नियुक्त करेगा और वो टैक्स वसूल के देगा किसको? गवर्नमेंट को, यानी केंद्र को। और उस टैक्स वसूली के बदले में उस अधिकारी को पेमेंट मिलेगा। जैसे आप लोग को अधिकारी बनेंगे, जो भी अधिकारी बनेंगे राजस्व अधिकारी, वो टैक्स वसूल के केंद्र को देंगे, में सरकार को देंगे, और वो तो पेमेंट निश्चित करेगी, तभी तो अधिकारी होंगे, ग्रुप बी का अधिकारी हो जाएंगे आप लोग। तो उसने पूरा भूमि को खालिसा भूमि केंद्र किया और कहा कि ये इसका नियंत्रण सीधे केंद्र करेगा और जितना टैक्स वसूला जाएगा सीधे केंद्र के खाते में जाएगा और केंद्र निश्चित करेगा किसको कितना पेमेंट मिलना है। तो खालिसा भूमि में नियंत्रित करने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इसने एक काम और किया। क्या काम किया भाई? कि भू राजस्व का दर जो था पहले 33% था, 1/3 था, उसको चेंज करके
1/2 यानी 50% कर दिया, 50% कर दिया इसने। और इसके अलावा इसने चरी कर और घरी कर नामक कर भी ले लिया है लोगों से। सोचिए कितना दुखदाई बात है। टैक्स 50%, जो उत्पादन कर रहे हैं, ये 100 क्विंटल उत्पादन हुआ, 50 क्विंटल दे दिए केंद्र को, प्लस उसके अलावा भी उपकर लगेंगे और घरी कर, चरगाह पट्टा टैक्स लगेंगे, और घर जो बनवाए हैं उस पर भी टैक्स देंगे आप लोग। होल्डिंग टैक्स जो लग कहते हैं वो भी देना पड़ेगा आप लोग को। ये काम एमबीटी के समय भी ऐसा हुआ। द्वा में कर वृद्धि की जो बात की जाती है तो वो एक इसका सपना था, उसने प्रयोग किया, वो था इसमें। चलिए कोई बात नहीं। ये काम अलाउद्दीन खिलजी समय भूरा प्रणाली की मैं बात किया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये इसके पहले मैं बताया था कि भूरा प्रणाली क्या था, ये पूरा प्रणाली बताया था पहले क्या था नियम, ठीक है। मगर 1/3 था इसमें। मगर गयासुद्दीन तुगलक आता है। गयासुद्दीन तुगलक कब, तुगलक वंश का जो संस्थापक था 1320 से 25 ईस्वी में आता है। तो उसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी से लोग तंग आ चुके थे, और उसे मुबारक शाह खिलजी के मारने के बाद गयासुद्दीन तुगलक शासन बढ़ता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो उसने कहा नहीं, अब हम जो नई पद्धति थी किसकी अलाउद्दीन खिलजी की, उसको नहीं रखेंगे। पुरानी बटाई प्रणाली जो है उसी को उसने लागू कर दिया, कहा कि वहीं चालू रहेगा। फिर उसने दीवाने बिजारत, यानी पहले मंत्री परिषद था, अब उसको मजलिस से खलवत कर दिया, इसका नाम मजलिस से खलवत कर दिया, ठीक है। और इसने नहर क्या किया, कृषि के विकास के लिए नहर प्रणाली अपनाया। प्रथम आदमी शासक था जो नहर प्रणाली अपनाया था, ताकि कृषि का विकास होगा। और टैक्स जो था 1/3 ही रखा था, ब्रज दर 1/3 रखा था। फोकस नहर सिंचाई पे था। और फिरोज शाह तुगलक का समय बिजारत चरम पे था। ने बताया शुरू में ही कि जो वजीर थे, बिजारत था, वो उसका चरम काल जो था वो तुगलक काल में था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद एमबीटी बैठता है गद्दी पे, और जौना खां, यानी इसका नाम जौना खां था, ठीक है। ये क्या करता है, कहता है नहीं वैसे नहीं चलेगा, अब चेंज होगा, पुरानी बटाई प्रणाली नहीं चलेगी। इसने द्वा में कर वृद्धि कर दिया, और ये 50% कर वृद्धि कर दिया। और संयोग से देखिए कि जब कर वृद्धि किया, उसके लिए कहिए कि क्या बस वरदान नहीं साबित हुआ, और दुर्भाग्य कहिए उसके लिए। उसी समय अकाल पड़ता है, कहीं कहीं 5 से 7 वर्ष मिलता है, कहीं 7 से 8 वर्ष मिलता है, देखिए 2.5 साल ही मिला है। और वो भाग के चला गया स्वर्ण द्वारी शिविर, ये पड़ता है कन्नौज के पास। कहाँ, कन्नौज के पास। स्वर्ण द्वारी शिविर कन्नौज के पास पड़ता है, और कन्नौज गंगा नदी किनारे पड़ता है। और एमबीटी जाके गया और भाग के छिप गया। 2.5 साल तक वह समय बिताया, क्योंकि अकाल के बाद महामारी फैल दबा के, और लोग दबा के मर गए थे। इसने 50% भूराज किया। जब अकाल के बाद इसने क्या किया कि अब किसी के विकास के लिए सुधार काम करना शुरू कर दिया। और क्या क्या काम किया, इसने अलग से विभाग बनाया, दीवाने अमीर कोई विभाग बनाया, यानी कृषि विभाग बना दिया इसने। प्लस दिल्ली के नजदीक 60 बाई 60 मीटर के टुकड़े पे इसने चीजों को शुरू कर दिया। देखिए आगे क्या है। फसलों में सस्यावर्तन बदलाव, मैंने पढ़ाया था एमबीटी में। सस्यावर्तन प्रणाली के माध्यम से फसल उगाने लगा, यानी एक फसल के बाद धान उगाया जाएगा तो अगला गेहूं उगाया जाएगा, उसका दलहन उगाया जाएगा, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। क्योंकि द्वाब की जो जमीन होती है, गंगा द्वाब की जो जमीन होती है, ये गंगा द्वाब की जमीन होती है, बहुत उर्वर होती है। इसीलिए जो द्वितीय हरित क्रांति की बात की गई थी, पूरा द्वाब क्षेत्र से लेते हुए पूरा पूर्वोत्तर भारत की बात की गई थी। और इसमें मुझे याद है एक बार कि 400 करोड़ रुपया द्वितीय हरित क्रांति के लिए दिया भी गया था, और सक्सेस भी हो रहा है। ये सस्यावर्तन प्रणाली बदल बदल के खेती करने की बात की गई थी। फिर सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण कराया। कहा कि भाई अब बिना कुएं खोदे काम चलेगा नहीं, मैक्सिमम कुआं खुदवाया। अच्छे बीज दिए, बाहर से मंगवा के बीज दिए, ताकि कृषि प्रोडक्शन बढ़ सके। तकावी ऋण दिया, जिसको सोंधर ऋण बोलते हैं, और किसानों को रियायती ऋण भी दिया। और बही खाता बनवा दिया, रजिस्टर भी बनवाया, आय व्यय का जो लेखा जोखा करने के लिए। आकाश संहिता भी बनवाया, तैयार करवाया इसने, आकाश संहिता भी तैयार करवाया।
फिर एफएसटी क्या किया, एमबीटी तो मर गया बेचारा। मरने के बाद एफएसटी आया और हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था, चचेरा भाई था, तो इसको लगा कि भाई और हिंसा की भावना से ग्रसित था, तो सबको खुश करा था, क्योंकि एमबीटी ने अमीरों को भी दुखी किया था, उलमाओं को भी दुखी किया था। इसलिए इसने अपनाया क्या, थोड़ा चेंजेस किया, कहा कि जितना पुराना ऋण मिले हैं, तकाबी ऋण लिए, सब माफ, जाइए ऐस कीजिए। नए तकाबी ऋण दिया, कम टैक्स पे दिया था। नहरों का जाल बिछा दिया इसने सिंचाई के लिए। बताया थे ना उसने क्लास में, 5 बड़े नहर बनवाए थे, 5 बड़े नहर, 1 2 3 4 5, और छोटे नहर तो बनवाया ही बनवाया था। बाग लगवाया, दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाया था, और जितने इनके दास थे, कहा जाता है 1,80,000 दासों को इस बाग में लगा दिया काम करने के लिए, ताकि क्या हो, ये फायदा किसे होगा, किसानों की आय में आमदनी बढ़ेगी। और एक हिमासुद्दीन जुनैदी को नियुक्त किया और कहा कि टोटल आकलन करके बताओ कि कितना टैक्स आता है पूरे दिल्ली सल्तनत से। तो उसने 6 करोड़ 75 लाख की बात किया था, कहीं कहीं 85 लाख मिलता है। तो जुनैदी ने बताया था, वजीर तो था, कि 6 करोड़ 85 लाख या 75 लाख आता है टैक्स पूरा। यहां लिखा हुआ है कि अफीफ के अनुसार एफएसटी ने सभी गांव प्रांत को ठेके पर दे दिया। ठेकेदार प्रणाली जो चलता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पंजाब जैसे बेल्ट में जितने बड़ी कंपनियां हैं, कौन बड़ी कंपनियां, बिग एप्पल और भी जो छोटे कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी है वो। तो प्रांत पे ठेके पर देना शुरू कर दिया, यानी भूरा वसूली के लिए इजारा पर था। किसके लिए, इसने क्या किया कि भूरा वसूली के लिए ठेके पे देना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं इजारा पर था बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए रिपीट हो गया है, वर्ष का समय और फसलों का शाश्वतन, ठीक है। सिंचाई के लिए कोई, ये सब एमबीटी का था, ठीक है। भूरा का दर 1/6 किया था। और एफएसटी ने क्या किया था, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। इसका अपने जो दर था 50% एमबीटी तय किया था, उसको कम करके 1/6 कर दिया, भूरा दर कर दिया। इसके अलावा इसने नहर प्रणाली अपनाई थी सिंचाई के लिए, तो सिंचाई पर कर लगा दिया उसने, हक ए सर्व नामक कर लगाया, जो 10% 1/10 भाग लिया जाएगा आपके पूरे प्रोडक्शन का। उसके अलावा इसने उस्र नामक कर लिया, आप जस्ट पढ़ाए थे, 1/10 भाग तुर्की मुसलमानों से लिया था। ये धार्मिक कर था। ये रहा पूरा भूरा व्यवस्था पूरे दिल्ली सल्तनत का, प्लस प्रशासनिक व्यवस्था। एक एक चीज मैंने बताया आपको, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। अब देखिए प्रश्न, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें लेके आया हूं। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था, आमील कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, नहीं, प्राचीन देशी संस्था नहीं थी। देखिए नहीं, ये भी थी, प्राचीन देशी संस्था थी, क्योंकि इल्तुतमिश लाया था पहली बार, कहां, दिल्ली सल्तनत में, मगर इसके पहले ईरान में भी हो चुका था ये संस्था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी नहीं, मीर बख्शी का पद था, ये मुगल काल का पद था, और मुगल काल में क्रिएट होगा। जो दीवानी अरसैन विभाग था उसमें मीर बख्शी पद था। मुगल काल पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो इसके हिसाब से 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 2 सही हो जाएगा तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता इकता व्यवस्था की थी, नहीं है, इकता व्यवस्था की विशेषता नहीं है इसमें। इकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा, हाँ, पहली बार इकता प्रणाली का जो जिक्र मिलता है सियासतनामा में मिलता है। सियासतनामा में इकता व्यवस्था का जानकारी का स्रोत था। इकता को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, पहले इकतदार के पास जाता था, और इकतदार अपने खर्चे छांट के फवाजी रकम को केंद्र में भेजते थे। और मुक्ति को इकता के एकत्रित राजस्व, हाँ, मुक्ति जो था इकता का हेड होता था, उसको सैन्य भी रखना पड़ता था और उसके खर्चे भी देखने पड़ते थे। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। और मैंने बताया ना कि अभी एक किताब का नाम सियासतनामा,
ये किताब के राइटर कौन थे? अबू अली हसन इब्न अल तूसी निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क किताब था, कौन सियासतमा फारसी की किताब थी। पूरा नाम इनका ये है, और निजाम उल मुल्क छोटा नाम हुआ इनका नाम। कौन सा सही रूप में सुमलित है? सही रूप में ये विभाग है। दीवान बंदगान फिरोज तुगलक था? दीवान मुस्तकराज बलबन? नहीं भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय था। दीवान अमीर कोही नहीं, एमबीटी के समय था। और दीवान अर्ज बलबन के समय था। ये इन्होंने फॉर्मेट किया था, फॉर्म किया था, नया विभाग बनाया था इन्होंने, इनके द्वारा बनाया गया था। इसलिए सही कौन होगा? दीवान बंदगान। कौन एक सही सुन्नित नहीं है? वही दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी में था। दीवान अमीर कोही एमबीटी ने बनाया था। दीवान खैरात विभाग एफएसटी ने बनाया था। और दीवान रियासत विभाग ये बलबन नहीं बनाए थे। सही जा रहे ना हम? दीवान खैरात नहीं, हाँ ठीक है। ये बनाया गया था रियासत विभाग, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय फॉर्मेट किया था बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए दीवान रियासत विभाग बनाया गया था। ठीक है। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित करता है? तो खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई करता है ना बस। तो उस्र धार्मिक कर था, खुम्स सैनिक लूटने वाला कर था, और खराज भाई भूमि कर था। और मुक्तई जो था, मुक्तई नियुक्त की गई थी इक़्तिदार व्यवस्था में, इसलिए आंसर हो जाएगा खराज। अच्छा, इसमें उत्तर का चयन भी करना है, तो इसमें उत्तर का जो चयन करेंगे तो 1, 3, 4 होना चाहिए। ठीक है। क्या भाई प्रश्न पीछे कहाँ गया? खरा 1, 3, 4। देखिए 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये धार्मिक कर होने के साथ साथ मुसलमानों से लिया जाता था, ये भूमि उत्पाद पे ही लिया जाता था। इसलिए खराज, उस्र और मुक्ताई ये तीनों कर होते। खुम्स जो था सैनिक लूट की भूमि थी, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 3, 4 होना चाहिए था। 1, 3, 4 अलग कर दिया बच्चा, कोई बात नहीं। सल्तनत काल में भ्रष्ट का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? वही खूत मुकद्दम चौधरी। गांव के कल्याण के लिए काम करेंगे, प्लस भ्रष्ट की वसूली भी करेंगे, इसलिए ग्रामीण अधिकारी कौन? चौधरी हो जाएगा। और भाई चौधरी जब होंगे तो पेमेंट कैसे पाएंगे? तो हक के खुद, हक के खेती या हक के खुद बोलते थे, हक के खेती या हक के खुद। और उपकर लगाएंगे तो किस्मत एक, जितना किस्मत से उपकर पा जाएंगे, इसलिए किस्मत एक खेती या खोती बोलते थे। सर्व नामक कर लगाया था, हक के सर्व 1/10 एफएसटी द्वारा, यानी सिंचाई कर था ये। जवाबित संबंध किसे था? तो बताया मैंने, राज की कानून से था, न्याय व्यवस्था के लिए था ये। हदीस क्या था? एक इस्लामिक कानून था। मुस्लिम स्रोतों के, मुस्लिम कानून की जो स्रोत थे उसमें हदीस, कुरान, कयास, हदीस, कुरान, कयास और जायस, हदीस, कुरान, कयास और इजामा, कयास और इजमा का नाम आता था। इजमा का, कहीं इजामा मिलता है, कहीं इजमा मिलता है। फवाजिल का कर्ज क्या होता है? फवाजिल बताए हैं कि जो इतना टैक्स आएगा उसमें अपना खर्चा काटिए और बाकी भेज दीजिए केंद्र को। तो अभिजात वर्ग के दिया जाने वाला अधिकार नहीं, ये नहीं था। वेतन के बदले नहीं, ये भी नहीं था। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो थी, एक्स्ट्रा जो राशि थी, वो बात की जा रही है। और कृषकों से जाने वाली गैरकन्या है, ये भी नहीं था। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता चलता है, इसके बारे में बताइए। एक तो पता चलता है दाम, जीतल, रुपया और टका। जीतल और टका, शुद्ध अरबी सिक्के जो थे, शुद्ध एक, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल जो था, ये किसने चलाया था? जीतल किसने चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था, इल्तुतमिश में चलाया था। और इसका रेशियो होता था 1/48, 1/48। ठीक है। ससगनी भी चांदी का सिक्का, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वो हेडिंग कर दिया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था और टाका जीतल का अनुपात 1/48 होता था। ठीक है। ये यहां से अलग है और यहां से प्रश्न अलग है।
ये प्रश्न अलग है। अब देखिए यहाँ एक बात और यही बयान लिए, ससगनी जो सिक्का था ये चलाया था एफएसटी चलाया था, एफएसटी द्वारा ससगनी नामक सिक्का चलाया गया था। यानी आधा और बीक की चर्चा भी की जाती है, बीक की चर्चा सिक्कों में की जाती है। और चांदी का सिक्का होता था, ससगनी नामक सिक्का एफएसटी ने चलाया था। चलिए ये प्रश्न जो है, अब प्रश्न यहाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ से है, ये क्वेश्चन यहाँ से है। देखिए, किसके सिक्कों पे बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह, अंतिम खलीफा का नाम, अंतिम खलीफा का बगदाद के नाम जो अंकित हुआ था वो अलाउद्दीन मसूद शाह के नाम पे अंकित हुआ था। इतना हुआ प्रश्न जो आए, प्रश्न है मैं बताया। चलिए इसके अलावा देखिए, यूपीपीसीएस का अभी क्लास चल रहा है, भारत में पहली बार ऐसा क्लास चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री क्लासेज हैं और रेगुलर क्लासेज हैं। और क्लास देखिए रेगुलर आ ही रहा है। इसी को हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है चीज़ों में। सोचा भाई आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा। हमने जो पढ़ाया आप कैसे समझे, कितना पढ़ा आपने और कितना ग्रेसअप किया। तो उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मेरी संस्था द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है। मगर ऐसा नहीं है कि 29 जनवरी से शुरू हो गया तो आपको टेस्ट कैसे देंगे सर। आप जहां से शुरू करेंगे आप टेस्ट, यदि 26 फरवरी से टेस्ट शुरू करते हैं तो इसके बाद टेस्ट तो देना ही पड़ेगा कंटिन्यू डेट वाइज। मगर इसके पहले का टेस्ट जो है संस्था के माध्यम से आप पूछ के टाइम लेके वो टेस्ट कंप्लीट करना होगा आपको। और टोटल 15 टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें फुल टेस्ट 1 2 3 4 5 फुल टेस्ट है, एक करंट का फुल टेस्ट है। इसके माध्यम से आप लोगों का पता चल जाएगा कि आपने तैयारी कितनी की है और कितनी सी तैयारी है। इसके लिए बाकी के क्यूरी के लिए वो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, देखिएगा वहां पे एड्रेस भी लिखा होगा। जो दिल्ली के स्टूडेंट होंगे आके यहाँ पे संस्था मिल सकते हैं, या नंबर पे जो नंबर हो उसे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी क्यूरी हो उसे सॉल्व की जाएगी। और बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलता है टेस्ट। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।